नमस्ते मित्रों। आज हम बात करेंगे उस कंपनी के बारे में जिसकी चर्चा काफ़ी दिनों से हो रही है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सुज़लोन के बारे में। सुज़लोन एनर्जी एक पुणे बेस्ड कंपनी है। इनका प्राइमरी बिजनेस विंड टरबाइन बनाने का है, जिसे हम आम जबान में इस कंपनी की स्थापना 1995 में हुई थी। ये कंपनी 2005 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट हुई थी। इस कंपनी के 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉई आज की डेट में काम कर रहे हैं। रिन्यूएबल सेक्टर में ये इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। 18,800 मेगावाट से ज़्यादा की इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी है। 12,000 से ज़्यादा ये WTGs इंस्टॉल कर चुके हैं, जिसे विंड टरबाइन जनरेटर कहते हैं। 1800 से भी ज़्यादा कस्टमर्स इनके ग्लोबली हैं। और ये है लिस्टिंग डे का परफॉर्मेंस इस स्टॉक का। सितंबर 2005 में इसका इश्यू आया था, अक्टूबर के अंदर ये लिस्ट हुआ था, अक्टूबर 2005 में। जो ऑफर प्राइस उन्होंने रखी थी, प्राइस रेंज वो 425 से 510 की रखी थी, और ये लिस्ट हुआ था 640 के ऊपर, और उस दिन की इसकी क्लोजिंग रेट रहा था 690 का। अब जानते हैं इस कंपनी की हिस्ट्री के बारे में। 1995 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी तुलसी तंती के द्वारा। 2001 में जो तंती का के पास एक और टेक्सटाइल का बिजनेस था, वो बिजनेस उन्होंने बेच दिया और वो सुज़लोन को एक्टिवली चलाने लगे इस ग्रुप के चेयरमैन के तौर पे। 2003 में सुज़लोन ने उसको पहला ऑर्डर मिला यूएसए से। 2006 में उन्होंने यूएसए के अंदर ही प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया, और इसी साल उन्होंने बेल्जियम की एक कंपनी हेंजन ट्रांसमिशन, जो कि गियर बॉक्स में स्पेशलाइज करती थी विंड टरबाइन के, उसको उन्होंने खरीद लिया। 2007 के अंदर उन्होंने जर्मनी की एक कंपनी थी सेन्वियन करके, उसे भी एक अच्छी खासी अमाउंट देके खरीद लिया। लेकिन जैसा कि आप जानते ही है, 2008 के अंदर मंदी का माहौल था पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो इनकी इम्पैक्ट सुज़लोन के बिज़नेस के ऊपर भी आई। उनको ऊपर उनका बिज़नेस कम हो गया और डेट जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया। तो डेट को कम करने के लिए उनको हेंसन के अंदर जो हिस्सेदारी थी, उसमें से कुछ हिस्सेदारी उनको बेचनी पड़ी एज ए पार्ट ऑफ जो उनका डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम था, उसके तहत। 2011 में सुज़लोन ने अनाउंस किया कि हाँ भाई, वो 2009 से जो उनका लॉसेस चल रहे थे, तो वो 2011 से वो उन्होंने कहा कि हम अब प्रॉफिटेबिलिटी में वापस आ गए। लेकिन उनके बिजनेस की हालत फिर से ख़राब होती ही चली गई। 2014 में उनका डेट जो था वो 8,000 करोड़ के भी ऊपर चला गया। 2015 में उन्होंने अनाउंस किया कि जो वो सेन्वियन जो उनकी कंपनी ली थी, उसमें उन्होंने पूरी हिस्सेदारी बेच दी, ताकि वो जो है अपना डेट जो है वो कुछ हद तक कम कर सके। लेकिन उनकी स्थिति अभी भी इंप्रूव नहीं हुई। 2016 के अंदर फाइनली दिलीप संघवी जी, जो कि सन फार्मा के ओनर है, प्रमोटर है, उन्होंने 23% स्टेक खरीदा सुज़लोन के अंदर 1800 करोड़ रुपए देके। हालांकि जो मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो अभी भी तंती के पास ही रहा, जिनके पास 24% स्टेक था। तो सुज़लोन का डेट बढ़ता जा रहा था और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये डेट को बैंक को रिपे कैसे करे। यहाँ पे बैंक अपने एंड से काफ़ी चिंतित थी, क्योंकि पिछले 2-3 साल में बहुत सारी कंपनीज फेल हुई है जो, और उनका मेन कारण ये रहा है कि वो डेट को रीपे नहीं कर पा रही है। तो अभी अग्रेसिवली एसबीआई के नेतृत्व में बाकी बैंकों ने मिलकर एक कंसोर्टियम बनाया, और उन्होंने सुज़लोन मैनेजमेंट से बात करना शुरू किया कि ये जो आपका डेट है उसे रीपे करने का आपका क्या प्लान रहेगा, क्योंकि इनको डर था कि ये रीपे नहीं कर पाएगी, कंपनी फेल हो जाएगी तो पूरा पैसा ही डूब जाएगा। तो उन्होंने बैंक्स ने सुज़लोन के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, जो कि एक रेजोल्यूशन प्लान है, जो अभी हम देखेंगे। तो अप्रूव्ड रेजोल्यूशन प्लान के तहत सुज़लोन का जो 12,775 करोड़ का डेट था, उसको सस्टेनेबल और अनसस्टेनेबल डेट, ऐसे 2 विभाग में उसको डिवाइड कर दिया गया। तो जो सुज़लोन एनर्जी ने सस्टेनेबल डेट को रिपे करने के लिए एग्रीमेंट बना लिया, जो कि था 3,600 करोड़ के आसपास का, और ये उन्होंने कहा कि हम अगले 10 साल तक आपको बैंक को रिपे कर देंगे, ठीक है, और उसके इंटरेस्ट भी देंगे। बाकी का जो पोर्शन बचता है, जो रफली 9,000 करोड़ के आसपास का है, वो रीपे डायरेक्ट करना नहीं है। वो 20 साल में वो पे करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, तो उसको ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर, जिसे ओसीडीज भी कहा जाता है, और कंपल्सरीली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया गया, और इस तरह से वो बैंक को रीपे करेंगे। स्टॉक एक्सचेंज को लिखे लेटर में सुज़लोन ने कहा है कि उनका जो डेट है वो सब्सटेंशियली कम हो गया है, और जिसको वो 9% सालाना इंटरेस्ट के हिसाब से अगले 10 साल में वो पे करते रहेंगे, और उनकी किस्त शुरू हो जाएगी जुलाई 1, 2020 से। और जो बैलेंस डेट है उनका,
तो वो रिप्लेस हो जाएगा 0.01% OCD से और 0.0001 CCPS से, जो हमने आगे ऊपर बताया कि ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में वो कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि 20 साल के अंदर वो रिडीम किया जा सकता है, 20 साल बाद रिडीम किया जा सकता है या तो कन्वर्ट किया जा सकता है। और जो प्रमोटर्स ने अग्री किया है ये प्लान के तहत कि जो उनके रेगुलर ऑपरेशन चलाने के लिए उनको अच्छे खासे फंड की जरूरत होगी, तो बैंक एडिशनल पैसा तो देंगे नहीं, तो ये प्रमोटर्स खुद 392 करोड़ रुपीस बिजनेस में वो डालेंगे ताकि वो उनका बिजनेस जो है वो उनके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को वो मीट कर सके, ये उन्होंने कहा है अपने स्टेटमेंट के अंदर। इस रेजोल्यूशन प्लान से खुश होके मोटिवेट होके तुलसी तंती जी ने कहा है, जो कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है, कि अगले 12 महीने के अंदर ये कंपनी फिर से एक बार प्रॉफिटेबल हो जाएगी, ऐसी उम्मीद उन्होंने जताई है। रिस्ट्रक्चर के बाद सुजलोन ने कहा है कि उनकी ऑपरेशंस कॉस्ट जो 1406 करोड़ थी 2019-20 में, वो घट के 1192 करोड़ हो जाएगी 2021 में, और वो कुछ अपनी एसेट्स को बेचने का भी प्लान कर रहे हैं, जिससे उनको 950 करोड़ का एडिशनल रेवेन्यू मिलेगा, तो ये भी उनको अपने बिजनेस चलाने के लिए हेल्प करेगा। हालांकि बिजनेस फ्रंट पे उनके चैलेंजेस जो है वो बने रहेंगे। 2016 में उनको 1 मेगावाट के ऊपर 1 करोड़ की इनकम मिलती थी, अब वो घट के 25-30 लाख के आसपास नीचे आ गई है, तो ये एक उनको चैलेंज आगे भी रहेगा कि अब जो उनका टॉप लाइन का ग्रोथ है वो कैसे फिर से हासिल किया जाए। जब ये विंड टर्बाइन बना के अपने कस्टमर को देते हैं तो उसके साथ में उसका मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट भी ये लोग लेते हैं। इसको ये लोग बोलते हैं ONM कॉन्ट्रैक्ट, जिसका फुल फॉर्म है ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, और ये उनके बिजनेस का अच्छा खासा जरिया है। फॉर एग्जांपल 19-20 के अंदर ही करीब करीब उनको 2000 करोड़ का बिजनेस सिर्फ ONM से मिला था, और तो ये बिजनेस जो है उनको उम्मीद है कि वो इस साल भी उनको अच्छी खासी इनकम मिलेंगी। इसके अलावा बैंक इन्होंने कहा है कि जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग हुई है उससे सुजलोन को जो है ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा, क्योंकि उनका इंटरेस्ट का कॉस्ट जो है वो 70% से घट जाएगा और सिर्फ 370 करोड़ रह जाएगा, तो ये उनको प्रॉफिट बढ़ाने में हेल्प करेगा। 6 जुलाई 20 को सुजलोन ने एक्सचेंजेस को लेटर लिख के अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए थे 19-20 के, वो हम अगली स्लाइड में देखेंगे। इस लेटर में जैसा दूसरा पॉइंट देख पा रहे हैं, जो उनके CEO जो रहे थे वो टाइम पे, जो मिस्टर चलासनी है, तो उन्होंने अभी वो CEO के पद पे आगे से वो नहीं रहेंगे, हालांकि वो कंपनी के स्ट्रेटेजिक एडवाइजर बने रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। तो प्रोबेबली ये भी शायद रेजोल्यूशन प्लान का हिस्सा ही रहा होगा और बैंक ने इंसिस्ट किया होगा कि शायद CEO के पद पे कोई और आए। और ये है उनका रिजल्ट, जो कि Q4 का भी है और पिछले पूरे साल का भी है। जैसा आप देख पा रहे हैं इसमें फिगर जो दिखाए गए हैं वो सारे करोड़ में है, एक्सेप्ट EPS के फिगर को छोड़ के। इसमें 4 कॉलम दिए गए हैं। जो पहला वाला कॉलम है Q4 का है, दूसरा वाला जो है वो Q3 का है, तीसरा कॉलम लास्ट ईयर के Q4 का है, चौथा कॉलम पूरे साल भर का है, और जो 5वां कॉलम है वो पिछला साल का पूरे साल भर का फिगर है। तो अभी हम देख रहे हैं तो फिगर तो काफ़ी मतलब डिसअपॉइंटिंग ही लग रहा है। तो उन्होंने जब पहले अपने दिखाई है टोटल इनकम दिखाई है, तो पिछले साल की अगर बात करें तो लास्ट ईयर उनकी 5,000 करोड़ की इनकम थी, वो कम होकर 3,000 करोड़ पे आ गई। तो ये ड्रास्टिक रिडक्शन है उनके टॉप लाइन की, जैसे कि हम आगे भी बात कर रहे थे। Q3 के फिगर भी देख लो तो 672 करोड़ था, Q3 में 672 था, Q4 में वो और कम होकर 658 करोड़ ही हो गया है। जहाँ तो उनके टोटल एक्सपेंस अगर देखते हैं तो टोटल एक्सपेंस जो एकदम एक्सट्रीम रेट से अगर हम देखते हैं तो 6,600 करोड़ के आसपास के एक्सपेंस थे, तो वो इस साल थोड़े से कम हुए हैं, 5,618 करोड़ रहा है। लेकिन अगर क्वार्टर रिजल्ट की भी अगर हम बात करते हैं तो वो मोटा मोटा वही रेंज के अंदर है, 1,400 करोड़ के आसपास का। इसी के चलते अगर उनका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो शुरू से लेकर आखिर तक हर जगह नेगेटिव ही नेगेटिव है। पिछले साल भर में अगर हम देखें तो पिछले साल लास्ट टू लास्ट ईयर में तो वो उनका 1,500 करोड़ का लॉस हुआ था, जबकि लास्ट ईयर में ये लॉस और बढ़ गया था। मतलब ये करीब करीब 2,700 करोड़ के आसपास का उनका पिछले साल भर में लॉस हुआ था। तो यही दिखा रहा है कि कंपनी की हालत कितनी ख़राब है। बाकी एक जैसा हम देख पा रहे हैं कि लास्ट Q3 में 700 करोड़ का लॉस हुआ था, Q4 का भी जो रिजल्ट आया उसमें भी 800 करोड़ का लॉस दिख ही रहा है। और यही कारण रहा है कि नीचे जो उनका बेसिक EPS वगैरह आप देख रहे हो, तो पिछले साल की अगर हम पूरे लास्ट ईयर की बात करें तो वो -3 था, जबकि लास्ट ईयर में 19-20 में वो -5 तक चला गया अर्निंग पर शेयर जो रहा है। और अगर हम चौथे क्वार्टर की भी बात करें तो -1.55 था EPS। ये सुजलोन के प्राइस चार्ट है। जो ऊपर का फिगर है वो मैक्सिमम पीरियड का है, मतलब जब से वो लिस्ट हुआ है 2005 से तब से लेके अभी तक का फिगर है। तो उसमें हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि वो 2008 में अपने वो पीक पे पहुंचा था, उसके बाद से वो जो गिरना शुरू हुआ वो वर्चुअली वो फिर कभी ठीक हुआ ही नहीं। तो यही दर्शा रहा है कि कंपनी की हालत जो है वो कितनी ख़राब है। नीचे वाला ग्राफ 1 महीने का रिजल्ट दिखा रहा है, और वो हमने सिर्फ इसलिए दिखाया कि प्राइस मूवमेंट देखना चाह रहे थे। ये जो अभी रिस्ट्रक्चरिंग की अनाउंसमेंट हुई है वो ऑलरेडी फर्स्ट वीक में हो गई थी जुलाई के अंदर, लेकिन बावजूद
जिसके भी देखेंगे तो उसमें कोई ज़्यादा एंथुजियाज्म इसका रेट में तो दिख नहीं रहा है। तो मार्केट अभी भी ऐसा लग रहा है कि वेट एंड वॉच वाले मूड में है इस स्टॉक को लेके। ये स्लाइड सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के प्राइस की पूरी समरी दिखाएगा। 52 वीक का हाई उसका 6 रुपये के आसपास रहा है, जबकि लो उसका 1 रुपये 65 पैसे तक आ गया था, इतना लो चला गया था। इस कंपनी का फुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज के रेट के हिसाब से, मतलब अभी 16-17 जुलाई के आसपास की अगर बात करें तो 2400 करोड़ के आसपास का है। तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है उसका टोटल डेट का 120% ही ऐसा भी हम कह सकते हैं। और जो इसका EPS है वो रिजल्ट जैसा हमने आगे दिखाया वो नेगेटिव में ही है। तो इसके चलते जो इसका ट्रेलिंग 12 मंथ का जो EPS है वो -4.25 दिख रहा है। मित्रों, अब कुछ पॉजिटिव बात करते हैं। पेरिस एग्रीमेंट में भारत सरकार ने कहा है कि जो 40% एनर्जी रिक्वायरमेंट है भारत की, वो साल 2030 तक 40% ऑफ द रिक्वायरमेंट जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से आएगी या रिन्यूएबल एनर्जी से आएगी। कंट्री ने इंटरनल टारगेट उससे भी अग्रेसिव लिया है जो कि 57% का है, और वो भी साल 2027 तक। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब जो कंट्री है वो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को मोटिवेट करे। तो उसके अंदर जो मेन सेक्टर है वो विंड एनर्जी और सोलार एनर्जी ही है। तो विंड एनर्जी सेक्टर को गवर्नमेंट की तरफ से मोटिवेशन आने वाले टाइम में मिलता रहेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये वाला चार्ट आप देखिए जिसमें इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी दिखा रहा है, जो 2005 से लेके 2018 तक के फिगर है, और इसमें हम देख पा रहे हैं कि इसमें हर साल कंटिन्यूस बढ़ोतरी आती रही है, और वो आने वाले टाइम में भी ऐसे ही बढ़ता रहेगा। अब ये वाला चार्ट देखिए, इस चार्ट के अंदर स्टेट वाइज कंट्रीब्यूशन दिया गया है कि विंड पावर इंस्टॉलेशन किस स्टेट में सबसे ज्यादा है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं तमिलनाडु का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है 25% के साथ, गुजरात नंबर 2 पे 20% के साथ, महाराष्ट्र और कर्नाटक 13% पे है, और राजस्थान है 11%, AP का भी 11% है। तो ये सारे जो है इंडस्ट्रियली वेल डेवलप्ड स्टेट है, यहाँ पे इनको एनर्जी की कंटिन्यूस रिक्वायरमेंट रहती है, इनको इंडस्ट्री चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और ये लोग यहाँ पे ज़्यादा काम कर रहे हैं तो इनको इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूसली मिलती रहेगी। तो बिजनेस तो है ही, मतलब इंडिया जो है वो आज की डेट में भी इलेक्ट्रिसिटी जो हमें चाहिए उससे हमें कमी मिल रही है, तो बिजनेस को लेकर कोई टेंशन वैसे भी नहीं है। नीचे वाला ग्राफ हम देखेंगे तो इससे और समझ में आएगा कि विंड पावर का कंट्रीब्यूशन कितना है। जो भी रिन्यूएबल सोर्स है, विंड पावर है, सोलर पावर है, बायोमास है, स्मॉल हाइड्रो पावर है, वो सब के अंदर 45% का कंट्रीब्यूशन विंड पावर का है, जो कि सबसे ज़्यादा है। तो इसका फ्यूचर, उस विंड एनर्जी का फ्यूचर एज सच तो काफ़ी ब्राइट ही है। मित्रों, अब हम यहाँ पे अपने डिस्कशन को कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि अल्टीमेटली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए हमारे हिसाब से। तो पहला पॉइंट जैसा हमने लिखा है कि भाई सुज़लॉन को जो है वो हैवी डेट रीपेमेंट को लेके बैंक की तरफ से रिलीफ मिली हुई है। हावेवर सुज़लॉन को इस बेनिफिट को बिजनेस इंप्रूवमेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो कितनी अच्छे से कर पा रहा है वो आने वाला वक्त ही बताएगा। दूसरा पॉइंट है कि इंडिया जो है वो एनर्जी हंग्री कंट्री है, जैसा हम आगे बताया, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की तो शॉर्टेज है ही, और शायद आने वाले टाइम में भी रहने वाली है। तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी वो बना के देगा तो वो कंज्यूम होने ही वाला है। खाली आप बिजनेस प्रॉफिटेबल तरीके से चलाओ, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करोगे तो बिजनेस तो चलने ही वाला है। EPS है इनका माइनस है, वो क्वार्टर से सालों से चलता ही आ रहा है। तो सुज़लॉन को जो है वो वे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिससे उसका टॉप लाइन का ग्रोथ जो है वो और भी अच्छा हो जाएगा। रिवेन्यूज़ इनके लिए कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, उसको उठाना पड़ेगा। चौथा पॉइंट है कि जब भी कोई इंप्रूवमेंट बिजनेस में दिखे नहीं तब तक तो कोई इन्वेस्टमेंट करने का समझ में आता नहीं है। तो हमें क्लोजली इसके जो रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट आते हैं वो मॉनिटर कर रहा है। अगर हमको लग रहा है कि टॉप लाइन ग्रोथ में कुछ इंप्रूवमेंट है, उसके बाद कुछ डिसीजन ले सकते हैं। इसमें अच्छी बात यह है, जैसा 5वें पॉइंट में दिखाया, कि बैंक ने इस बिज़नेस के ऊपर काफ़ी भरोसा जताया है, और यही रीज़न है कि उन्होंने 62% का हेयर कट लिया है। तो ये एक मैनेजमेंट के लिए एक पॉजिटिव साइन ज़रूर है। और बाकी लास्ट पॉइंट हम ये बताएंगे कि भाई ये हमारा अपना रिसर्च के हिसाब से हमने एक बनाया था एक वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए। आप अपने एंड से पूरा रिसर्च करिए और फाइनेंशियल एडवाइज़र के रिकमेंडेशन के हिसाब से ही फिर आगे बढ़िए। मित्रों, आपने मेरी बात काफ़ी पेशेंटली सुनी है पिछले 10-12 मिनट से, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए फिर से एक बार धन्यवाद।